आवाज आवाज क्लियर है? बोलो। गुड। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सी एसिड्स के कॉन्सेप्ट पर थे, है ना। ये सब यहाँ पर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इक्विलिब्रियम में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब न्यूमेरिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। बिना न्यूमेरिकल से रिलेटेड नहीं है, सब न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है। कौन कैसा एसिड है उससे क्या फर्क पड़ता है ना। आज हम लोग चलते हैं एसिड के लेविस कॉन्सेप्ट पर, उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और आगे निकल जाएंगे। लेविस एसिड भी तो तुम लोग पढ़े हो गया। तुम लोग लेविस एसिड पढ़े हो? कुछ बताएगा? लेविस एसिड पढ़ा है तुम लोग? सब अपने काम में व्यस्त है। ऑनलाइन खाली हो जाता है या आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? पल्लवी का आवाज क्लियर आ रहा है, लेकिन बाकी यस किस। सर, आवाज क्लियर आ रहा है। हाँ, लेकिन बाकी सबसे थोड़ा देखते हैं कि बाकी सबको आवाज आ रहा कि नहीं आ रहा। सब तुम्हारा नहीं पड़ा हुआ लिविस एसिड। अच्छा, क्लियर हुआ इसे। और सन्नी को और सन्नी कुमार को तो एकदम कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। आ रहा जी आवाज? क्या बोल रहा है सब पता नहीं चलता है। आइए ल्यूइस एसिड देखते हैं। लोन पेयर से तुम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो ना। मैं उतना डिटेल में लोन पेयर तो नहीं बताऊंगा। ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। देखिए क्या होता है कि कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जिसमें बॉन्डिंग होने के बाद कुछ ऑर्बिटल जो है मतलब फुलफिल ऑक्टेट वो नहीं कर पाते। इवन आफ्टर बॉन्डिंग बॉन्डिंग या बोलो मेकिंग बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बनाने के बाद, है ना, देयर आर
several cases in which octet is not complete. क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है, स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है ना, और स्टेबिलिटी पाने के लिए ही लोग बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं BF3 का, वेल नोन है बोरॉन फ्लोराइड BF3। अगर इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखें, बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो BF और F है ना। तो बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में आफ्टर काउंटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फ्लोरीन है ना, चूंकि ये शेयरिंग बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, तो क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये F भी अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में काउंट करता है और B भी अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में काउंट करेगा। B का स्पेशली अगर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2,3 है ना, 2,3 बोरॉन। और फ्लोरीन का आप लोग जानते हैं कितना है, 2,7। अब देखो क्या है, हर एक फ्लोरीन आइटम जो है, हर एक फ्लोरीन आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट देखो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, तो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो हर एक फ्लोरीन आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर बोरॉन आइटम का हम लोग देखें तो बोरॉन आइटम के बाहर में 3 था और बाहर से ये 3 का जुगाड़ किया है, एक फ्लोरीन से, हर एक फ्लोरीन से एक एक। सो बोरॉन की बात अगर हम लोग करें तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है ना। बोरॉन का आफ्टर बॉन्डिंग, बिफोर बॉन्डिंग जो है बोरॉन का स्ट्रक्चर, अगर SPDF में आप लिखो बिफोर बॉन्डिंग, बोरॉन होता आपका 1s2 1s2, यहाँ पे एक ही बनाना है 2s2, वन एस टू, 2s2, 2p1। और 2p, ठीक है। तो ये बोरॉन का बिफोर बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग होने के बाद, बॉन्डिंग होने के बाद इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिलता है। आफ्टर बॉन्डिंग बोरॉन की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, तीन इलेक्ट्रॉन और इसको मिलता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एडजस्ट कर देता, पेयरिंग अप कर लेता है, और यहाँ पे पेयरिंग अप कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2b ऑर्बिटल जो है सेकंड शेल का, वो यहाँ पे वैकेंट रह जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो
ऐसा कहा जाता है कि अगर इस वैकेंट ऑर्बिटल को कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। वैसे ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि ऑक्टेट कंप्लीट करने पर ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये मॉलिक्यूल वैसे स्टेबल होता है, लेकिन अगर इसको मौका मिलता है तो ठीक है, वो एडजस्ट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ केस इसके BF3 में है, या मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल में होता है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल है ना, उनमें अगर वो इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता रखता है तो हम लोग वैसे केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। मतलब लेविस एसिड क्या है, लेविस एसिड सच अ स्पेसीज which accepts lone pair is called Lewis acid। लोन पेयर एक्सेप्टर को ल्यूइस एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी थर्ड ग्रुप का है, बोरॉन से लेकर के एल्यूमिनियम, ये सब ल्यूइस एसिड में आते हैं। गैलियम क्लोराइड एटसेट्रा। आप ऑर्गेनिक में देखोगे इन दोनों का इस्तेमाल होता है, BF3 हो गया, LCl3 हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिक के चैप्टर में। ठीक है, तो ये ल्यूइस एसिड हैं, चूंकि इनमें जो है वैकेंट ऑर्बिटल है और दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर। ठीक है, तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूइस एसिड कहते हैं। और जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर जो डोनेटर होते हैं, लोन पेयर डोनेटर, लोन पेयर डोनेटर को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूइस बेस कहते हैं। यहाँ पे लोन पेयर बहुत पुराने जमाने से चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, लोन पेयर की जगह पे अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर भी लिख देते हो तो वो ज्यादा बेटर माना जाएगा, क्योंकि करेंटली कई जगह पर आपको ये दिखाई पड़ेगा कि लोन पेयर ना हो करके इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिखाई पड़ता है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब होगा इसका लोन पेयर का, है ना, और इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वैसा कौन सा स्पेसिस है जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उसका एग्जांपल जो जैसे आपका NH3 हो गया। NH3 में क्या होता है कि इसका अगर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये बनेगा N H H और H। अब यहां पे देखो नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाकी बचा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नॉन बॉन्डेड होते हैं, मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए होते हैं। तो नाइट्रोजन को कभी अगर मौका मिलेगा किसी गरीब को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का तो ये इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन के केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, ये डोनेट कर सकता है और इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ल्यूइस बेस कहते हैं। मतलब जिसमें लोन पेयर रहेगा या जो लोन पेयर डोनेट करने का क्षमता रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूइस बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कैसा होता है, ऐसा नहीं है कि पीएच पेपर पर इसको देखेंगे तो हमको पीएच जो है <7 दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पे एक बात नोट कर लें, ये सोच करके मत चलिएगा कि पीएच पेपर पर इनका जो है पीएच आपको <7 होगा
और ल्यूइस बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनता है, और जब एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो पीएच इनका जो है सिंपल आएगा। और भी कई सारे एटम हैं जो बेस का काम करते हैं, जैसे आपका, जैसे देखो एक अच्छा लेते हैं, SbF3 प्लस F माइनस। ठीक है, इन दोनों में एंटीमनी किस ग्रुप का है? एंटीमनी किस ग्रुप का है? नाना पापा आंटी सब बीमार, ये नाइट्रोजन ग्रुप का ना है ना, ये नाइट्रोजन ग्रुप का, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एंटी मनी के पास काफी सारे ऑर्बिटल खाली हैं, मतलब यहां पर लोन पेयर भी है, यहां पे इसके पास लोन पेयर भी है नाइट्रोजन के जैसा, लेकिन उसके अलावा इसमें जो है तुम्हारा F ऑर्बिटल या फिर D ऑर्बिटल दोनों में से कोई खाली होगा। ठीक है, और ये 2F माइनस से रिएक्शन करता है और बनाता SbF5, SbF5 2 माइनस बनाता है। सोचो इसके पास लोन पेयर भी है, फिर भी ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? F माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है। सो हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, यहाँ पे कौन ल्यूविस एसिड है और कौन ल्यूविस बेस है ना, देखते हैं कौन ल्यूविस एसिड है और कौन ल्यूविस बेस है। यहाँ पे F जो है फुलफिल्ड है, F के पास कोई जगह नहीं है, तो जब भी होगा ये आपका डोनेट कर सकता है, ले नहीं सकता। F के पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, आप देख सकते हो F माइनस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुल फील्ड है, इसके पास टोटल जो 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, और 2 में डी होता ही नहीं है ना, डी ऑर्बिटल तो 2 में होता नहीं है, तो ये जो है फुल फील्ड है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, तो ये रिएक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे करके, समझे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये डोनर है, तो ये किसका काम करेगा? ल्यूविस एसिड या ल्यूविस बेस? लुईस बेस। ल्यूविस बेस हो जाएगा। और इसके पास लोन पेयर होते हुए भी ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? ल्यूविस एसिड कहेंगे। सो किसी भी एसिड, अगर ल्यूविस एसिड किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है और वो बेस का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हो, मतलब ये जनरल न्यूट्रलाइजेशन हो गया है ना, ल्यूविस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं वो अलग चीज है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। इसीलिए ऐसा नहीं समझना कि जिसके पास लोन पेयर है वो ल्यूविस एसिड का काम नहीं कर सकता, वो बिल्कुल काम कर सकता है, डिपेंड करता है उसमें ऑर्बिटल खाली है या नहीं है। ठीक है, उसमें ऑर्बिटल खाली है या नहीं है। आइए, तो ये हुआ ल्यूविस एसिड बेस, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोग ऑर्गेनिक वगैरह में थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट सीखे ही हो, और नहीं भी सीखे हो तो इतना कॉन्सेप्ट इनफ है, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर डोनर, सिर्फ आपको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर प्लॉट करने आना चाहिए। सो बॉन्डिंग में अभी घुसेंगे तो फिर अपना फिजिकल पार्ट छूट जाएगा। तो ये चैप्टर में आपका ल्यूविस एसिड बेस का कोई रोल नहीं है, इनफैक्ट लगभग 0 रोल है। तो आज हम लोग जो है फॉर्मल
न्यूमेरिकल पे चलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के। न्यूमेरिकल में सबसे पहला पार्ट जो है आपका वो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, लेट्स सी। सब बच्चा जानता है कि H2O है ना, H2O जो है अपने अंदर कुछ मॉलिक्यूल को H प्लस में ब्रेक कर लेता है और OH माइनस में ब्रेक करके रखता है। मतलब H2O में चार्ज पार्टिकल हैं। H2O प्योर, इवन प्योर H2O कंटेन्स चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयंस एंड H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। H2O ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और सब जानता है कि प्योर H2O बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। प्योर H2O इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि प्योर H2O जो होगा वो बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं पहली बात तो ये बोल रहा हूं कि इसमें आयंस होते हैं प्योर H2O में भी, क्योंकि वो प्योर H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है ना, आयंस होते हैं। इवन आपका ये जो आयोनिक फॉर्म ऑफ वाटर है ना, इस केस में भी H2O बैड कंडक्टर होता है। तो क्यों होता है ऐसा बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, इसका मतलब आयंस बहुत कम रहता होगा, है ना। सो आयंस वेरी वेरी लेस अमाउंट में रहता है, इस वजह से ये बैड कंडक्टर है, ऑलमोस्ट नो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ आयंस है। दूसरी बात, आप ये इक्विलिब्रियम में देखोगे तो जितना H प्लस होगा क्वांटिटी में उतना ही OH माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं पानी का मोलरिटी पूछूं, वाटर की मोलरिटी क्या हो जाएगी, प्योर वाटर की मोलरिटी हो जाएगी 55.5 मोलर होता पानी। वाटर की मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे, वाटर की डेंसिटी अपने को पता है, डेंसिटी 1000/18। हाँ 1000/18 है ना। 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है, इतना मोल हो जाएगा 1 लीटर में, तो ये 55.55 मोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग डिसोसिएशन, वाटर की डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो H2O H प्लस और OH माइनस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे के डिसोसिएशन क्या लिखेंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसको हम लोग के इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, के डिसोसिएशन कह सकते हो। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, H प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय H2O। कुछ लोग यहाँ पर 2H2O लिखते हैं, यहाँ पे H2O ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, मैं इस तरीके से चल रहा हूं। अब क्या होता है कि ये के डिसोसिएशन जो है ना, ये इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है, बट H2O का जो एक्टिव मास है, H2O का जो एक्टिव मास है, ये अगर एक्टिव मास है H2O का, तो ये कॉन्सेंट्रेशन के बराबर
इनफैक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन के बराबर इनफैक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहां पर वैसे भी आप देखोगे तो ये प्योर लिक्विड दिखाई पड़ेगा, वैसे भी आप देखोगे तो ये आपको प्योर लिक्विड दिखाई पड़ेगा। सो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्टिव मास ऑफ H2O जो है, ये चाहे जो भी वैल्यू हो, चूंकि H2O इतना लार्ज क्वांटिटी में होता है कि ये लगभग कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये क्वांटिटी जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, उस कांस्टेंट की वैल्यू कोई नहीं आपको बताएगा कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है। हाँ, ये कांस्टेंट है, चूंकि ये वेरी वेरी मतलब लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसका डिसोसिएशन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है, इस वजह से एक्टिविटी ऑफ H2O कांस्टेंट होता है, बट दिस एक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में मर्ज कर देंगे, अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट में मर्ज कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, के डिसोसिएशन इनटू H2O। यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन ही लोग बोलते हैं ना, बट हम लोग एक्टिव मास बोला करेंगे। अगर ऑप्शन में कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ और कुछ दिया ही नहीं है तो फिर कॉन्सेंट्रेशन बोलना पड़ेगा। H प्लस OH माइनस आयन। सो ये अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर है, LHS जो है अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा KW, इसको कहा जाता है। इसको नए कांस्टेंट का नाम KW है, और ये है H प्लस और OH माइनस। यही जो KW है इसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। दिस W इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर आपसे पूछता है कोई कि के वाटर मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बराबर है, बोलना नहीं, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। लेकिन ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर ये आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा बराबर रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर हम H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो OH माइनस को घटना हो जाएगा। सो यहां से आप क्या क्या देख सकते हो कि अगर हम H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो आपका OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट प्रोडक्ट रिमेन सेम। सिमिलरली अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आप घटा दोगे तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। KW का वैल्यू क्या होता है, KW का रूम टेम्परेचर पर अति उत्तम वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस 14 है ना, 10 की पावर माइनस 14 होता है। इसको एकदम रट करके याद रख लेना है, इसी का मेन यूज है आयोनिक में, ठीक है। सो KW 10 की पावर माइनस 14 होगा। और जैसे ही KW हम लोग समझ चुके हैं, तो अब आप बताइए KW जितना होगा और ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों की एक्टिविटी बराबर होगी, चूंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, चूंकि सेम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से बने हुए हैं, है ना। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 7। सन्नी लगता पढ़ लिख करके आ जाया है। OH माइनस है ना, ये 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 10 की पावर माइनस 7 होते हैं, KW किस बातों पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे KW डिपेंड करेगा, KW किन किन बातों पे डिपेंड कर सकता है, KW increases with increasing temperature,
मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन ज्यादा होता है, डिसोसिएशन ज्यादा होने से ज्यादा H+ और ज्यादा OH- बनेगा। क्लियर? सो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए आपको कुछ डेटा दिया गया है और बहुत खूबसूरत डेटा है। टेम्परेचर के साथ KW की वैल्यू, ठीक है, टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री C में ले रहे हैं। जब टेम्परेचर 0 होता है तो इसका वैल्यू 0.1 होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट जो है 10⁻⁻14 है। 0.1 इंटू 10⁻⁻14। टेम्परेचर जब हम लोग 10 कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 0.2। टेम्परेचर जब हम लोग 20 कर देते हैं तो ये हो जाता है 1, लगभग 1 भी नहीं हुआ, 0.6 में लटक गया, 0.6। टेम्परेचर जब 25 हुआ तो ये हो गया आपका 1.0। टेम्परेचर 30 हुआ तो ये हो गया आपका 1.4। टेम्परेचर 40 हुआ, कुछ रिलेशन वगैरह बन रहा है हल्का फुल्का? तो ऐसे आप देखोगे कि लार्ज इंटरवल में टेम्परेचर आप अगर लगभग दुगना कर रहे हो, जैसे 10 से 25 तक गए, तो 10 से 25 तक गए तो देखो 5 गुना बढ़ गया। 10 का लगभग डबल आपने कर दिया तो 5 गुना बढ़ गया, ठीक है। 25 का आपने डबल कर दिया तो देखो 5 से ज्यादा बढ़ गया, कम में ही बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि बढ़ने का रफ्तार जो है वेरी वेरी हाई है। शुरुआत का हमने 10 डिग्री चेंज किया तो जस्ट डबल हुआ, उसके बाद नेक्स्ट 10 डिग्री किया तो ये ट्रिपल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 10 डिग्री किया तो ये मोर देन डबल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डबल किया, कितना, 10 डिग्री, तो ये देखो मोर देन डबल हो गया। लगभग 10 डिग्री पे डबल होना तय है, श्योर है, ठीक है। सो 10 डिग्री पर डबल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन इसको थ्योरी नहीं बनाना, ये मतलब रैंडम कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये सब एक्सपोनेंशियल डेटा होता है और एक्सपोनेंशियल डेटा को इस तरह से ऑब्जर्व करना थोड़ा सही नहीं होता है। तो हम लोग इसके बेसिस पर देखते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच देख लेते हैं। KW का क्वेश्चन वेरी वेरी आसान होता है, आपको H+ दिया हुआ रहेगा, OH- कैलकुलेट करना होगा। पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन को पीएच कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है तो उसका निगेटिव लॉगरिदम कर देंगे तो हम लोग को पीएच मिल जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया पीएच का। जिस तरह से पीएच है वैसे ही आपको पी वाले और भी टर्म डिफाइन किए गए हैं। पीके का मतलब हो गया निगेटिव लॉग ऑफ के टू बेस 10। उसी तरह से आपका PKB है, निगेटिव लॉग ऑफ KB टू बेस 10। उसी तरह से है PKW, निगेटिव लॉग ऑफ KW टू बेस 10। मतलब किसी में भी अगर P लगा दिए तो आपको उसका निगेटिव लॉग लेना है, किसी में भी P लगा दिए आपको निगेटिव लॉग लेना है, ठीक है। अब अगर हम लोग वाटर का पीएच मेजर करें एट रूम टेम्परेचर, पीएच ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वाटर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻7। सो लिखेंगे निगेटिव लॉग
10 की पावर -7 टू बेस 10 इक्वल टू 7। सो प्योर वाटर रूम टेम्परेचर पर वाटर का पीएच कितना लिया जाता है? 7 लिया जाता है। क्योंकि वाटर को हमने न्यूट्रल असाइन किया है, वाटर को हमने सॉल्यूशन वाइज न्यूट्रल असाइन किया है। वाटर इज सेड टू बी न्यूट्रल। with H plus इक्वल टू OH माइनस, H प्लस इक्वल टू OH माइनस। ठीक है, इसमें H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर क्वांटिटी में होते हैं, और ये दोनों कितने के बराबर होते हैं? 10 की पावर -7 मोलर के बराबर होते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा, मोर डिसोसिएशन होगा पानी का। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स पीएच देन? टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच ऑफ वाटर में क्या फर्क पड़ेगा? क्या वाटर एसिडिक हो जाएगा, या बेसिक हो जाएगा, या न्यूट्रल रहेगा? सर बेसिक हो जाएगा। बेसिक हो जाएगा। क्या लॉजिक है बेसिक होने का? सर वैल्यू बढ़ जाएगा पी के डब्ल्यू का। के डब्ल्यू का बढ़ जाएगा। हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी किससे मेजर करते हैं? पीएच से या पी के डब्ल्यू से? पीएच से। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये डायरेक्टली जो है H प्लस से रिलेटेड है। ठीक है, सो हम लोग पीएच से एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएच ऑफ वाटर क्या होगा? इस डेफिनेशन को लगाओ, बढ़ेगा या घटेगा? इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा। अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, ठीक है, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में 0.1 मोलर है, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में 0.01 मोलर है, इस केस में पीएच कितना होगा? 0। इस केस में पीएच कितना होगा? बोलो, कैलकुलेट करके बताओ। -1। -1 कि +1? +1 सर। +1। इस केस में पीएच क्या होगा? 2। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का हम लोग घटा रहे हैं, है ना, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो हमारा पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना। अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हैं तो पीएच वैल्यू बढ़ रहा है। तो T बढ़ाने से ज्यादा डिसोसिएशन होगा, और ज्यादा डिसोसिएशन होने से मोर H प्लस बनेगा या लेस H प्लस बनेगा? मोर H+1। और मोर H प्लस का मतलब पीएच घटेगा या बढ़ेगा? पीएच घटेगा। पीएच डिक्रीज होगा।
मोर H प्लस मतलब pH डिक्रीज होगा, और इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि हॉट वाटर इज मोर एसिडिक देन कोल्ड वाटर। हॉट वाटर is more acidic than cold water। ठीक है, तो याद रखना है हॉट वाटर से जल्दी जलोगे, कोल्ड वाटर से नहीं। और कोल्ड वाटर अगर लेंगे, वेरी वेरी कोल्ड वाटर, तो वो बेसिक होगा कि एसिडिक नेचर का होगा। वेरी वेरी कोल्ड वाटर लेंगे तो वो बेसिक होगा या एसिडिक नेचर का होगा? बेसिक सर। बेसिक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से याद रखना कि पानी न्यूट्रल होते हुए भी, उसमें H प्लस और OH माइनस बराबर होते हुए भी वो एसिडिक और बेसिक कहा जाता है, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ सच डेफिनेशन ऑफ pH, है ना। डेफिनेशन ही वैसा बनाया गया, तो डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग एसिडिक और बेसिक बोल रहे हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म पानी पियोगे ना तो खट्टा डकार भी आ सकता है, और ठंडा पानी पीने से राहत मिलता है। तो यही है तुम्हारा फलाने एंड डिम का आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और ये किसी भी दूसरे आयन के प्रेजेंस में भी उतना ही रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का नेचर है। तो अब हम लोग पीएच मान ये कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं पीएच, उसको देखो। क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा एकदम एग्जांपल है, समझो बात को। मैंने जिस तरह से अभी बनाया था वैसे ही कर रहा हूं। 10 की पावर -1 मोलर का मतलब पीएच कितना है? अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10 की पावर -1, तो इसका मतलब पीएच कितना लेना होगा? 1। 10 की पावर -2 मोलर अगर एसिड लेते हैं तो इसका 2 लिखेंगे, और इस तरह से चलते चलते 10 की पावर -6 मोलर लिखेंगे तो पीएच 6 लिखेंगे, और 10 की पावर -7 मोलर अगर एसिड लिए तब पीएच क्या होगा? क्या 7 हो जाएगा? और अगर 10 की पावर -8 मोलर एसिड लिए तब इसका पीएच क्या होगा? मोर देन 7, दैट इज 8। मतलब ये बेसिक हो गया ना, इसका मतलब एसिड होते हुए भी बेसिक का काम करेगा? नहीं। यहाँ पे जो फार्मूला आप यूज करते हो, निगेटिव लॉग ऑफ डायरेक्ट H प्लस जो आप लोग एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से उधार लेते हो, दैट्स फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे H प्लस ही आएगा, लेकिन ये क्वांटिटीज डायरेक्टली नहीं जाएंगे। ठीक है, दे कैंट बी डायरेक्टली यूज्ड इन द फार्मूला, दे can't be directly used in negative log H plus concentration। इतनी बात समझ में आई कि उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे फिर काम चलेगा, है ना। देखते हैं कैसे काम चलेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, एग्जाम्पल हम लोग बुक का ही ले रहे हैं। जैसे मान के चलो कि 1 मोलर 1 ml जो है 10 की पावर -5 मोलर HCl सॉल्यूशन लिया गया, इज डाइल्यूटेड टू
diluted to 1000 ml. Calculate the pH of the resulting solution. Calculate pH of resulting solution. अब देखो, अगर हम 1000 गुना इसको डाइल्यूट कर दे तो मोलरिटी तो और कम जाएगा ना। पहले 1 ml में इतना मोल था, अब इतना मोल जो है आपका जो भी है 1000 ml में होगा। सो देखते हैं कितना इसका मोलरिटी हो रहा, सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है। फाइनल मोलरिटी ऑफ, हम लोग यहां पे जानते हैं मोलरिटी M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है ना, ये है मिलीमोल्स। दोनों केस में नंबर ऑफ मिलीमोल्स बराबर होगा। इज इट क्लियर? मिलीमोल्स का कॉन्सेप्ट याद है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मोलरिटी हम लोग का 10 की पावर -5 है, V1 1 ml है, तो यहाँ पे M2 मोलरिटी देख रहे हैं और V2 कितना है 1000 ml है। सो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, M2 सेकेंड टाइम का मोलरिटी 10 की पावर -8 होगी। मोलरिटी 10 की पावर -8 HCl का हुआ है, बढ़िया बात है। अब देखते हैं कि कैसे काम करना है इसमें। देखिए H2O है, इसमें H+ भी होता है और OH- भी होता है, और ये लोग बैलेंस्ड होते हैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन हमने जो HCl का सॉल्यूशन लिया है उसमें जो है अभी इनिशियली H+ मेरा T = 0 पर, T = 0 पर कितना है 10 की पावर -8 है, ठीक है, और ये उस समय 0 था। अब हम लोग क्या कहेंगे कि T इक्विलिब्रियम पर कुछ वाटर जो है डिसोसिएट किया है, तो हम लोग को ये 10 की पावर -8 + x बन जाएगा और ये x मोलर क्रिएट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कैसे करना है, KW तो फिक्स है ना, KW लिखेंगे 10 की पावर -8 + x लिखेंगे इंटू x लिखेंगे। ये 10 की पावर -14, ये है 10 की पावर -8 इंटू x, और ये है x²। x का रेंज देखने से लग रहा है 10 की पावर -8 टाइप का ही होगा, ज्यादा तो नहीं अंतर पड़ेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो यहां से x फाइंड करिए, x² + 10 की पावर -8x - 10 की पावर -14 = 0। यहां से x फाइंड करने पे हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करने पर 9.5 × 10 की पावर -8 मिल रहा है, 9.5 × 10 की पावर -8 मिल रहा है। सो H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, H+ कॉन्सेंट्रेशन इस x में इसको ऐड करना होगा। सो 9.5 10 की पावर -8 और प्लस 10 की पावर -8, इनको ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 10.5 × 10 की पावर -8।
अब यहाँ पे अगर हम लोग निगेटिव लॉगरिथम लेते हैं, सो log ऑफ h प्लस, ये आपका आ रहा है -8 प्लस 1 पॉइंट समथिंग। सो pH कितना हो जाएगा, इसका निगेटिव कर देना है 6.98, वेरी वेरी क्लोज टू न्यूट्रल वाटर, वेरी क्लोज टू न्यूट्रल वाटर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपने ऐसा मोलरिटी सेलेक्ट किया है जिसमें डायरेक्ट पीएच का फार्मूला फेल हो रहा है, तभी जा करके आपको क्वाड्रेटिक इस्तेमाल करना है। यूज दिस मेथड only when formula of pH fails। either in case of base और in case of acid। अगर फार्मूला फेल कर जाता है तभी जाकर के आप इसका इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसका इस्तेमाल करना वर्जित है। ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल कर लिए और फार्मूला लग रहा था तो फिर अपना टाइम तुम्हारा खराब होगा, वेरी वेरी टाइम खराब होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका कैलकुलेशन तभी करें जब आपका फार्मूला फेल हो रहा है। अब वीक एसिड और वीक बेस का किस तरह से हम लोग करते हैं। वीक एसिड के केस में जितना मोलरिटी आपका दिया हुआ है वो मोलरिटी भी आप यूज नहीं कर सकते। जैसे इसमें अगर हम HCl का कॉन्सेंट्रेशन, had we taken concentration of HCl जैसे 10 की पावर -4 मोलर देता, ठीक है, और बोलता कि pH क्या हो गया, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा pH विल बी इक्वल टू 4, सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें फार्मूला डायरेक्ट लग रहा है। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट नहीं लग रहा था, इसलिए हमको ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा। लेकिन इसी की जगह पर अगर मेरा 10 की पावर -5 मोलर HCN अगर रहेगा तो मैं इसका pH 5 नहीं बोल सकता हूं। यहां पे डिफरेंट बिहेवियर है HCN का, क्योंकि HCN इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। HCN क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बिकॉज इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम वगैरह भी हमको दिया हुआ रहेगा। तो मान लेता हूं मैं कि Ka मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, सो हम लोग वीक एसिड की बात कर रहे हैं। जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K है, सो Ha विल गेट डिसोसिएटेड टू H प्लस एंड A माइनस। Ka इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं। डिसो जैसे वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट था ना, वैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है ये। ठीक है, सो Ka का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बेसिकली H प्लस और A माइनस होल डिवाइडेड बाय HCl। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग pH कैलकुलेट करना चाहते हैं सो हम लोग को H प्लस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इनिशियली हमने C लिया है तो ये 0 और 0 रहेगा। जब ये डिसोसिएट होगा, जब ये हालांकि ये 0 नहीं होता है, ठीक है, ये 10 की पावर -7 होता है। टू बी फ्रैंक यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, T इक्वल टू 0 पर
एच प्लस जो होता है वो 10 की पावर -7 होता है। स्टिल वी कैन टेक 0, क्योंकि यहाँ पे के ए वेरी वेरी लेस है, वीक एसिड हम लोग ले रहे हैं, के बहुत बहुत छोटा है ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा आपका, वेरी वेरी स्मॉलर हो जाएगा। ये बनेगा सी अल्फा और ये बनेगा सी अल्फा। ओवरऑल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ओवरऑल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है ये है 10 की पावर -7 प्लस सी अल्फा। लेकिन सी अल्फा 10 की पावर -7 से इतना बड़ा होता है कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको सी अल्फा कर देते हैं। ठीक है, तो इस अप्रोक्सीमेशन करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, के ए इक्वल टू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा। अब ये 1 माइनस अल्फा तो कुछ काम का है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नथिंग, सी से सी भी कैंसिल आउट कर दिया। डिनोमिनेटर आपका 1 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि 1 माइनस अल्फा वेरी वेरी क्लोज टू 1। तो अल्फा क्या हो गया, या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन देख लो, सी अल्फा इज इक्वल टू के ए बाई सी, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, के ए बाई सी हो गया। तो पीएच कितना, पीएच तो फाइंड कर ही लेंगे, पीएच कितना हो जाएगा, निगेटिव लॉग के ए बाई सी। तो पीएच हो गया आपका लॉग सी बाई के ए। मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा के ए होगा उतना कम पी ए होगा। मोर के ए वैल्यू, मोर के ए लेसर पी ए पीएच, मोर सी ए मतलब मोर कॉन्सेंट्रेशन हायर पीएच। देखो सी बढ़ाने से बढ़ जाएगा ना हायर पीएच, मतलब मोर कॉन्सेंट्रेशन लेस एसिडिक, मोर के ए वैल्यू लेसर पीएच मतलब मोर एसिडिक। अगर हम लोग पीके में कन्वर्ट कर दे इसको, अगर हम लोग इसको पीके ए में कन्वर्ट कर दे, सो यहां पे लिख सकते हो आप पीएच बराबर, आप यहां पे लिख सकते हैं पीएच बराबर मेरा अल्फा था सी अल्फा बराबर के बाई सी, वही लग रहा है, सब डेरिवेशन गड़बड़ चल रहा है। सन्नी देखो ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ करवा दिया। दोनों सन्नी ध्यान नहीं दिया, थोड़ी देर पहले ध्यान दे रहा था। देखिए अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर के ए बाई सी होगा, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट में होगा ना, रूट ओवर के ए इंटू सी हो जाएगा। सी अल्फा फाइंड करना है ना, सो के इंटू सी हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम लोग देखें निगेटिव लॉग H प्लस अगर करें तो निगेटिव लॉग के ए इंटू सी होगा।
इसको आप पीएच नाम देते हो, और इसको हम लोग हाफ आगे कर लेंगे और पी के ए लिख सकते हैं। पी के ए प्लस निगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो मोर पी के ए, मोर पी के ए मोर पीएच, मोर पी के ए मोर पीएच, मोर सी लेस पीएच, हायर वैल्यू ऑफ सी लेसर वैल्यू ऑफ पीएच। लेसर ही होगा ना? मतलब वीक एसिड में अगर आपका pKa वैल्यू दिया हुआ है तो आप pKa अगर मोर रहा तो उसका pH क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आप एक एग्जाम्पल करिए, ऐसे ही क्वालिटेटिव एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। pKa फॉर x, pKa फॉर x इज इक्वल टू, मान के चलो 4 है, और pKa फॉर y इज इक्वल टू 5 है। विच इज मोर एसिडिक? विच इज मोर एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक होगा? एक्स सर। एक्स ज्यादा एसिडिक होगा। मोर एसिडिक का मतलब लेसर पीएच है ना? सो एक्स यस सर। आपका ज्यादा हो जाएगा एसिडिक, सो एक्स ज्यादा एसिडिक हो गया। लेसर पीएच और pKa वैल्यू मतलब मोर एसिडिक। तो इस तरह से आप पीएच वगैरह इनका कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बेस में भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि ये BOH एक वीक बेस है, with Kb as its dissociation constant, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसका पीएच कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पीएच। ट्राई करके देखो तो। ऑप्शन में लिख देता हूं।
सर डिसोसिएशन के बाद क्या लिखा है? कांस्टेंट। इसमें भी अल्फा वेरी वेरी लेस लेना।
बहुत अच्छा सन्नीवन। और किसी का हुआ? देखिए BOH ये डिसोसिएट करेगा और B प्लस और OH माइनस बनाएगा। सो KB यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B प्लस OH माइनस होल डिवाइडेड बाय BOH। पिछले बार की बात ही, अगर अल्फा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये बचेगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये बनेगा C अल्फा और ये बनेगा C अल्फा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, अल्फा को इग्नोर कर सकते हो और इस केस में आप लिख सकते हो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख ही लेते हैं ना, बाद में इसको रिजेक्ट कर देंगे। C से C कैंसल, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 एज अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू रूट KB डिवाइडेड बाई C। सो अल्फा इंटू C क्या हो जाएगा,
रूट के बी इंटू सी हो जाएगा। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहां से क्या करोगे, H प्लस फाइंड कर सकते हो, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय रूट ओवर के बी इंटू सी। तो यहां से हमारा पीएच क्या आ जाएगा, लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा log 10 की पावर -14 और माइनस हाफ log के बी, और ये हो जाएगा प्लस log सी। निगेटिव लगा दो तो ये पीएच हो जाएगा, ये -14 का 14 बन जाएगा, और निगेटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव ना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पीएच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें निगेटिव पहले लगाओ, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो निगेटिव में पीके आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव में। लॉग सी। सो पीएच क्या आ गया, 14 माइनस हाफ पीके बी माइनस लॉग सी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बेसिकली हमने क्या देखा ऑप्शन में कि ये वाला पार्ट क्या डिनोट कर रहा था, पीएच डिनोट कर रहा था। तो अपने केस में ये वाला पार्ट क्या डिनोट करेगा, पीओएच डिनोट करेगा। पिछले केस में जब एसिड हम लोग ले रहे थे तो इस पार्ट का मतलब क्या था, पीएच था, तो अपने केस में ये पीओएच हो जाएगा। सो पीएच और पीओएच का वैल्यू दोनों का समेशन कितना होता है, 14 के बराबर होता है। सो ऑप्शन जो है आप डायरेक्टली भी लगा सकते थे कि थर्ड हो जाएगा, है ना। अब देखो, आज का एनालिसिस तो बढ़िया है, लेकिन समस्या कहां पर होता है, जैसे ये अल्फा जो आपने कैलकुलेट किया है इस फार्मूला से, ठीक है, ये अल्फा अगर, पहला चीज 0.1 से छोटा आ गया, 0.1 अगर ग्रेटर देन अल्फा हो गया, अल्फा लेस देन 0.1 हो गया, देन टेक इट एज अल्फा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटेड है ना, हम लोग इसी को अल्फा ले लेंगे। अगर अल्फा आपका नियर अबाउट, मतलब एक तो इससे बड़ा हो जाए, 0.1 से बड़ा हो जाए, अगर अल्फा 0.1 से बड़ा हो जाए और नियरली 1 के आसपास पहुंच जाए, ठीक है, देन यूज क्वाड्रेटिक मेथड, यूज क्वाड्रेटिक मेथड, उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। अब क्वाड्रेटिक मेथड में क्या है, क्वाड्रेटिक मेथड में यहाँ पे जो हम लोग
इसको सी अल्फा ले रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक मेथड में बेसिकली सी अल्फा प्लस 10⁻⁻7 होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मेथड में क्या होगा, सी अल्फा प्लस 10⁻⁻7 लेना होगा, और जब अल्फा का वैल्यू लेस देन 0.1 आ जाएगा तब आप डायरेक्टली ऐसा लेकर के निकल सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये सिंगल प्रोटिक हो गए एसिड और सिंगल एसिडिक बेस हो गए। अगले क्लास में हम लोग डाई बेसिक एसिड और डाई एसिडिक बेस करेंगे ये सब। तो आज इतना ही है। आप लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन कहाँ से लगा सकते हो? दिखना तो बंद हो गया है जी, कुछ लाइट चला गया क्या? यस सर। क्या मेरे ही मोहल्ले में हो तुम? कह सकते हैं। मतलब सब जगह लाइट एक ही बार में जाता है, यही का नाम है तुम्हारा? यस सर। तो पहला पेज तुम लोग बना सकते हो। हाँ ठीक है, 37 नंबर तक बना सकते हो। वीक एसिड बेस, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताए नहीं है। 37 तक बना लो, और उसके बाद 54 से लेकर के, चलो छोड़ो 37 तक ही कर लो तुम लोग। और हंट करने का किसी को मन होगा तो वो हंट कर लेगा। कहाँ जाना? होम असाइनमेंट, वन से लेकर के 37 तक। कुछ कुछ आगे का भी सवाल बन सकता, बट इतना ही तक करो। तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।